एक तरफ राहुल गांधी अमेरिका में बैठे ये बयान देते हैं कि उन्होंने मुस्लिमों को और 1980s के टाइम के दलितों को कंपेयर कर दिया आपस में। तो सर 1980s में तो सरकार भी तो कांग्रेस की थी, तो आप कैसे कांग्रेस को कंपेयर कर सकते हैं? दूसरी बात कि फिर उन्होंने क्रिश्चियंस पे बोला कि क्रिश्चियंस पे अत्याचार हो रहे हैं। सर प्रूफ तो नहीं है, आपने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया। क्रिश्चियंस के लिए एक शब्द नहीं बोला गया है, लेकिन व्हाट्सएप पे चलता रहता है। चलिए, राहुल गांधी ने कहा कि 1980 के दशक में जो दलितों के साथ होता था आज वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, सिखों के साथ और सारी माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है। आप जो कह रहे हैं कि जातिवाद हिंदुस्तान में है या नहीं है, 58 साल तो आप ही रहे हो संसद में, आपने उस जातिवाद को खत्म करने के लिए किया। तो आज की इस वीडियो में पब्लिक ने आलोक शर्मा को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि आलोक शर्मा राहुल गांधी को बचाने के चक्कर में मोदी जी को कुछ भी बोले जा रहे थे। और पब्लिक में से कोई जब राहुल गांधी के बारे में या कांग्रेस के बारे में इससे कुछ पूछ देता था तो यह बौखला जाते थे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बताने लगते थे। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे डिबेट में अच्छे से धो दिया, क्योंकि इसके पास जवाब था ही नहीं, बस सिर्फ चिल्ला रहे थे डिबेट में आकर। तो कब तक टिक पाते पब्लिक के सामने, जिस वजह से ये इसे सबके सामने बेइज्जत होकर डिबेट से भागना पड़ा। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए कि कैसे पब्लिक ने इसे धो दिया है, वो भी सबके सामने। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है कि एक तरफ राहुल गांधी अमेरिका में बैठे ये बयान देते हैं कि उन्होंने मुस्लिमों को और 1980s के टाइम के दलितों को कंपेयर कर दिया आपस में। तो सर 1980s में तो सरकार भी तो कांग्रेस की थी, तो आप कैसे कांग्रेस को कंपेयर कर सकते हैं? दूसरी बात कि फिर उन्होंने क्रिश्चियंस पे बोला कि क्रिश्चियंस पे अत्याचार हो रहे हैं। सर प्रूफ तो नहीं है, आपने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया। प्रूफ उस टाइम पे आपने नहीं दिया। क्रिश्चियंस के लिए एक शब्द नहीं बोला गया है, लेकिन व्हाट्सएप पे चलता रहता है। चलिए, राहुल गांधी ने कहा कि 1980 के दशक में जो दलितों के साथ होता था आज वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, सिखों के साथ और सारी माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है। आप जो कह रहे हैं कि जातिवाद हिंदुस्तान में है या नहीं है, 58 साल तो आप ही रहे हो संसद में, आपने उस जातिवाद को खत्म करने के लिए किया। एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं? मिसकोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने जो भय की बात करी उस चीज को उन्होंने कोट करा। और पहली बात राहुल गांधी साहब तो वो ये कह रहे हैं कि आज हर एक युवा के अंदर भी ये भय है कि आने वाला उसका मुस्तकबिल क्या होगा। किसानों के अंदर भी भय है। आप में भय है, आप भी युवा है, भय है आप में? आप युवा है, भय है? नहीं, मैं बताइए ना, ये सवाल है। आप युवा हैं, भय है आप में? सुनिए, भारत का मुसलमान और मैं मुसलमान हूं, अपने भारतीय होने पे बेइंतहा यकीन करता हूं, और मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए मैंने सवाल पूछा सर, आप में भय है? सुनिए, लफ्ज़े मुसलमान से जिनको तकलीफ है आज वो भावनाओं में ज्यादा बह गए और अपने आप को सेकुलर साबित करने की कोशिश करने लगे। वीर अब्दुल हमीद पे पहुंचे, उसके बाद ब्रिगेडियर उस्मान पे पहुंचे, और एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता। एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता। मुसलमान से पासवान का कार्ड खेलेंगे जाकर के, पासवान का कार्ड खेलेंगे। पब्लिक ताली बजा रही है, पब्लिक ताली बजा रही है। जी, इनके सवाल बता दिया, ये पब्लिक के भैया जवाब देना पड़ेगा। बोला वो पूरा फैक्ट के साथ बोला। 2001 में ही क्यों मिला उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को? वीर अब्दुल हमीद के घर में टिकट दिया अभी तक? आप एक दिखाओ, आप बताइए कितने मुसलमानों को टिकट दिया? आप मुसलमानों की हितैषी होने की बात करते हैं, एक हाथ में जो है कुरान होना चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। बताइए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जब सदन के अंदर नहीं पहुंचेगा तो उनका कैसे दायित्व आगे बढ़ेगा? ये सवाल वाजिब है। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर का नाम बहुत लेने लगे हैं आजकल लोग। बता रहा हूं, उनकी किताब है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, पेज नंबर 104 105 पे जाके पढ़िए। उन्होंने लिखा है कि इस्लाम के लिए भाईचारा एक बंद कंपार्टमेंट है, जहां सिर्फ इस्लाम के अंदर वालों के लिए भाईचारा है, बाहर वालों के लिए नफरत और हिकारत है। सुनिए, अब अरे भाई इस्लाम के बारे में कहां लिखा है? मैंने किताब कोट करके बोली, हम मत बोलिए। क्या किताब बताइए, कौन सी है? कोट करिए। मैं आपको बता दूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बता दूंगा। इसके बाद आपको जो है सरदार पटेल जी का बता दूंगा। सरदार पटेल को ही कोट कर दूं। 1948 के अंदर फरवरी 1949 आजादी के बाद का भारत रिटन बाय विपिन चंद्रा के अंदर आरएसएस को, अरे भाई विपिन चंद्रा के लेफ्टिस्ट है भाई, बाबा साहब को कोट करो। इतिहास में लेके जा रहे हैं, सुन लीजिए, इतिहास में तो ये पहुंचे। पब्लिक प्रेजेंट में आना चाहती है, क्यों भाई? प्रेजेंट में आना चाहिए ना। आप लोग इतिहास में लेके जा रहे हैं। जिनकी विचारधारा कहा है सरदार पटेल ने आरएसएस को, पूछिए जाकर कहा है। सुनिए, आप सुनिए। अच्छा ठीक है। अरे सुनिए, इन्होंने जिस विपिन चंद्रा को कोट किया उसने भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को टेररिस्ट लिखा है। क्या कोट करने लगते हैं मेरे भाई? क्या मेरा निवेदन है, ये लेफ्टिस्ट इतिहास पर हम ज्यादा यकीन ना करें। लेकिन राहुल गांधी ने अगर एक स्टेटमेंट दिया तो सब उछल पड़ेंगे, बस तलवार लेके। मुझे लगता है नहीं, तलवार किसी ने पकड़ी हुई, तलवार शब्दों की होती है, शब्दों की होती है, शब्दों की तो होनी भी चाहिए। और पूरी तरह से इस तरह से कोई मौका मत छोड़िए, किस तरह से देश में हिंदू मौका तो आप लोग भी कहां छोड़ते हैं मोदी जी को पकड़ने के लिए? सब पकड़ते हैं आप लोग भी। हम मोदी जी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं और करते रहेंगे, हमारा फर्ज नहीं करूंगा। कांग्रेस का काम है मुसलमानों को किसी भी तरीके से डराना। आलोक जी ने कहा कि इस देश में क्या कोई भी मुसलमान का बच्चा यहां पर आकर बड़े शहरों में पढ़ सकता है, किराए पे कमरा ले सकता है? मेरे बराबर में बैठे मेरे भाई नोएडा में रहते हैं, 6 लाख के आज तक इनको कुछ कहा गया क्या? आप इस तरीके से जबरदस्ती लोगों को डराते क्यों रहते हैं? बेकार की बात है। उन्होंने कश्मीरी लड़के को लेकर के बोला, आपने मुसलमान। अरे जितना मुसलमान करा लीजिए, सुनिए, कश्मीरियों के लिए हारेंगे। जितना मुसलमान करेंगे ना, मुसलमानों से नफरत, लव जिहाद, जाति जिहाद, उसके बाद तमाम जिहाद जितना होंगे टका के हारेंगे। तो फिर 2014 से तो आपके हिसाब से बीजेपी सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम कर रही है, फिर जीतती क्यों जा रही है भाई?
आप भी तो कहते हैं सुनिए, भाजपा जो कर रही है ना, कर्नाटक में आपको जवाब मिला था, छत्तीसगढ़ में भी आपको जवाब मिला, मध्य प्रदेश में जवाब मिला, उसके बाद अभी आपको बंगाल के अंदर भी जवाब मिला, और 2024 में टका के आपको जो है 2024 में जवाब। आखिरी 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, आखिरी 10 सेकंड। मतलब 55 में से 45 चुनाव हार चुके हो, 2014 के बाद से कर्नाटक जीत के ऐसा लग रहा है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में सरकार। मेरा सीधा सवाल आपसे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर अब ये जो मौका है 2024 से पहले कर्नाटक जीतने के बाद अगर अकलियतों का वोट मिल जाएगा तो खेल बदल जाएगा, और उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करा है कर्नाटक के अंदर, एक टेम्पलेट सेट करा है जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ है, उसका बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ है और जेडीएस को भी हुआ है। जवाब 20 सेकंड। देखिए, जो इन्होंने बोला एक जवाब तो मिल ही गया। जिस ढंग से उन्होंने जोशो खरोश के साथ बोला कि मतलब मुस्लिम जो हैं वो कांग्रेस के ही साथ हैं और भाजपा के खिलाफ भाजपा को हराने के लिए लगे, ऐसा इन्होंने प्रोजेक्ट किया। हम ऐसा नहीं मानते, मगर इन सारी चीजों से हुआ क्या, मुस्लिम लीग को सेकुलर कहते हुए और आजादी के बाद से उसको अलग कहते हुए आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं सेकुलर सियासत वाले, इनके लिए तो कहूंगा मरीजे सेकुलर सियासत पे लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दबा की। ठीक है, ओके। कि जब इस देश के बंटवारे की बात चल रही थी तो मुस्लिम लीग भी 2 राष्ट्र की बात कर रही थी और हिंदू महासभा भी 2 राष्ट्र की बात कर रही थी। जिन्ना भी बंटवारा चाहते थे और सावरकर भी बंटवारा चाहते थे। जितने कम्युनल जिन्ना थे उतने ही कम्युनल सावरकर भी थे। यह हमें ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से। और जो बात यहां की जा रही है, आज आपने कहा कि वो सरिया की बात करते थे, लेकिन आज हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सांप्रदायिक बात करे, नफरत फैलाने की बात करे, वो उसका व्यक्तिगत आरोप उस पर लग सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि भारतीय संविधान की शपथ लेती है तो हम उसे इसलिए धर्मनिरपेक्ष पार्टी मानते हैं। आज भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, भारत के संविधान से अलग हटके कोई पार्टी चल ही नहीं सकती। डेट बता दें कब जिन्ना ने कहा और कब सावरकर ने कहा, बताइए। जिन्ना के अब मैं बताता हूं, 1940 अब बता रहा हूं, 2 राष्ट्र का सिद्धांत आया 1875 में, अल्ताफ हुसैन हाली, और उन्होंने पूरी एक कविता लिखी उसके ऊपर। उन्होंने साफ साफ कहा, उन्होंने यह कविता लिखी थी, वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्सा आलम में पहुंचा, नदीना में अटका, ना मंजिल में टक्का, मुहाजिर हुआ कोई इंसान है जिसका किए पैसे पर, जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने में गंगा क्या कर। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में रुका था वो इस्लाम का कारवां, यहीं से खड़ा करें सावरकर तो पैदा हुए थे भाई मुश्किल, कहां आप लेके चले आते। उसके बाद सर सैयद अहमद की जाके बातें सुन लीजिए, कहीं की बात कहीं। चलिए ठीक है, यहां तो आपको लगता है सावरकर थे, जिन्ना थे, ये ईस्ट तिमोर में काहे अलग हो रहे हैं, ये चेचेनिया में काहे अलग हो रहे हैं, ये सोमालिया में काहे लड़ रहे हैं, मतलब ये बर्मा। सुनिए, आप ये कहना चाहते हैं मुसलमान अपने आप में समस्या है? आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? यही तो नफरत भरी सोच है, यही तो घृणा भरी सोच है। भरी सोच नहीं, मैं बड़ी मुसलमान इस देश में एक से एक शानदार देशभक्त हुए हैं, देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है, वो भी मैं आज भी एक से एक बढ़िया मुसलमान इस देश में। चलिए सारे धर्म को निशाने पर लेना, ये आपकी नफरत भरी जवाब दे लूं भाई। सुनिए, चाइना के सिकांग प्रोविंस में लड़ाई आरएसएस की वजह से, बर्मा में लड़ाई आरएसएस की वजह से, बोस्निया हर्जोगोविना में आरएसएस की वजह से, सोमालिया इथियोपिया आरएसएस की वजह से, फिलिस्तीन में आरएसएस की वजह से, लंदन में सारी लड़ाई आरएसएस की वजह से, 9/11 आरएसएस की वजह से हुआ था। अरे साहब, इतनी बड़ी समस्या है और तिनके की ओर पे पहाड़ छुपा रहे, दूसरा इन्होंने कहा एक से एक काबिल देशभक्त हुए, बिल्कुल हुए हैं। ये बताइए पहली शहनाई किसने बताई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। उनको भारत रत्न कब मिला? 2001 अटल जी के जमाने में। क्यों नहीं मिला 50 साल तक सेकुलर सरकार के जमाने में? अब सुनिए, वीर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिला 2015 में, 50वीं वर्षगांठ हुई। कोई शख्स का सूरमा दिखाइए जो वीर अब्दुल हमीद के घर पे गया हो। हमने उनको दिल्ली में बुलाकर पूरे परिवार को, उनकी पत्नी भी थी, सम्मानित किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाज़े जनाजा में कोई शख्स इनका सूरमा गया हो? बताइए। जाते हैं केवल बुरहान वानी और फलाने के नमाज़े जनाजा में। और सुनिए, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उसके घर पे नहीं जाते। इनकी पार्टी के लोग आजमगढ़ में संजरपुर में जाके आतंकवाद के आरोपियों के आगे सर झुकाते हैं। अच्छा और सच्चा मुसलमान नहीं अच्छा लगता, अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। ठीक है, 30 सेकंड। सुधांशु जी बहुत जो उसमें आगे और बड़ा शानदार भाषण उन्होंने दे दिया। एपीजे अब्दुल कलाम का सम्मान इस देश का एक एक बच्चा करता है। इनका यह आरोप गलत है कि ये जाते हैं, हम नहीं जाते। बिस्मिल्लाह खान को सब पूरा भारत जो एक उपलब्धि मानता है, अब्दुल हमीद को कौन सा राष्ट्रपति मानता है? आलोक शर्मा जैसे लोगों के पास कभी भी सीधा सीधा किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता है। ये लोग हर बार डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कभी चिल्लाएंगे, कभी सवाल का उल्टा पुल्टा जवाब देंगे, लेकिन कभी भी सीधा सीधा जवाब नहीं देते हैं। और कोई जब इसे कुछ पूछ देता है तो ये लोग ऐसे ही, इन लोगों को मिर्ची लग जाता है, फिर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बताने लगते हैं। खुद क्या बोलते हैं इन्हें खुद यह पता भी नहीं होता है, लेकिन सामने वाले में कमी दिखने लगता है अपने नेता को बचाने के चक्कर में। और ये लोग सपना में ही जी रहे हैं कि 24 में ये लोग जीतेंगे। यही हाल रहा तो 24 में क्या 29 में भी नहीं जीत पाएंगे। अच्छा है, ऐसे करते रहे और हारते रहे। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।